परिशिष्ट हमारे देश के प्रकाशन गृहों द्वारा, जिसे सर्वहारा क्रांति के प्रतिशोध में पूरी दुनिया के साम्राज्यवादियों ने लूटा है और जिसे आज भी उनके द्वारा लूटा जा रहा है और नाकाबंदी की जा रही है। भले ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से जो भी वादे किए हों, मेरा पैम्फलेट प्रकाशित करने से पहले विदेशों से अतिरिक्त सामग्री आ गई। अपने पैम्फलेट में किसी प्रचारक के सरसरी नोटों से ज्यादा कुछ प्रस्तुत करने का दावा किए बिना मैं कुछ बिंदुओं पर संक्षेप में बात करूंगा। 1. जर्मन कम्युनिस्टों में विभाजन। जर्मनी में कम्युनिस्टों के बीच विभाजन एक स्थापित तथ्य है। वामपंथी या सिद्धांत पर विपक्ष ने कम्युनिस्ट पार्टी से अलग एक अलग कम्युनिस्ट वर्कर्स पार्टी बनाई है। इटली में भी विभाजन आसन प्रतीत होता है, मैं लगता है कहता हूं, क्योंकि मेरे पास वामपंथी अखबार इल सोवियत के केवल 2 अतिरिक्त अंक संख्या 7 और 8 हैं, जिनमें विभाजन की संभावना और आवश्यकता पर खुलकर चर्चा की गई है, और एब्स्टेंशनिस्ट समूह या बहिष्कार करने वालों यानी संसद में भागीदारी के विरोधियों के सम्मेलन का भी उल्लेख किया गया है, जो समूह अभी भी इतालवी समाजवादी पार्टी का हिस्सा है। इस बात का डर है कि वामपंथियों यानी संसद विरोधी, कुछ हद तक राजनीति विरोधी भी, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी और ट्रेड यूनियनों में काम करने के विरोधी हैं, के साथ विभाजन एक अंतर्राष्ट्रीय घटना बन जाएगा, जैसे कि मध्यमार्गियों यानी काउत्स्कीवादी, लोम्बुएटिस्ट, स्वतंत्र आदि के साथ विभाजन हुआ था। ऐसा ही हो, किसी भी स्थिति में विभाजन भ्रम से बेहतर है, जो पार्टी के वैचारिक, सैद्धांतिक और क्रांतिकारी विकास और परिपक्वता को बाधित करता है और इसके सामंजस्यपूर्ण, वास्तव में संगठित व्यावहारिक कार्य को बाधित करता है, जो वास्तव में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का मार्ग प्रशस्त करता है। वामपंथियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को व्यावहारिक परीक्षण के लिए रखना चाहिए। उन्हें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए तैयारी करने और फिर उसे लागू करने का प्रयास करना चाहिए, बिना किसी कठोर केंद्रीकृत पार्टी के, जिसमें कठोर अनुशासन हो, हर क्षेत्र, हर शाखा और हर तरह के राजनीतिक और सांस्कृतिक कार्य का स्वामी बनने की क्षमता न हो। व्यावहारिक अनुभव जल्द ही उन्हें सिखा देगा। बस वामपंथियों के साथ विभाजन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, या ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यह मजदूर वर्ग के आंदोलन में सभी प्रतिभागियों के एक पार्टी में आवश्यक एकीकरण को कम से कम बाधित करे, जो कि निकट भविष्य में अपरिहार्य है, जो ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से सोवियत सरकार और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए खड़े हैं। रूस में बोल्शेविकों का यह असाधारण सौभाग्य था कि उन्हें मेंशेविकों यानी अवसरवादियों और मध्यमार्गियों और वामपंथियों के खिलाफ व्यवस्थित और पूर्ण संघर्ष के लिए 15 साल मिले, इससे बहुत पहले की जनता सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए सीधी कार्रवाई शुरू करे। यूरोप और अमेरिका में अब यही काम जबरन जुलूसों के माध्यम से किया जाना है। कुछ व्यक्ति, विशेष रूप से नेतृत्व के असफल आकांक्षी, यदि उनमें सर्वहारा अनुशासन की कमी है और वे खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं, लंबे समय तक अपनी गलतियों पर कायम रह सकते हैं। तथापि जब समय सही होगा तो मजदूरों की जनता स्वयं आसानी से और तेजी से एकजुट हो जाएगी और सभी ईमानदार कम्युनिस्टों को एकजुट करके एक ऐसी पार्टी बना लेगी जो सोवियत व्यवस्था और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित करने में सक्षम होगी। वामपंथी कम्युनिस्टों, संसद विरोधी लोगों और आमतौर पर कम्युनिस्टों के भविष्य के एकीकरण के सवाल के संबंध में मैं निम्नलिखित अतिरिक्त टिप्पणी करना चाहूंगा। जिस हद तक मैं खुद को वामपंथी कम्युनिस्टों और जर्मनी में आमतौर पर कम्युनिस्टों के समाचार पत्रों से परिचित करने में सक्षम रहा हूं, मैंने पाया है कि जनता के बीच आंदोलन चलाने में पूर्व के पास बाद वाले की तुलना में बेहतर क्षमता है। मैंने बोल्शेविक पार्टी के इतिहास में बार बार ऐसा ही कुछ देखा है, हालांकि छोटे पैमाने पर, व्यक्तिगत स्थानीय संगठनों में, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। उदाहरण के लिए 1907 से 08 में वामपंथी बोल्शेविकों ने कुछ अवसरों पर और कुछ स्थानों पर जनता के बीच हमसे ज्यादा सफल आंदोलन चलाया। यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण हो सकता है कि एक क्रांतिकारी क्षण या ऐसे समय में, जब क्रांतिकारी यादें अभी भी ताज़ा हैं, जनता से पूरी तरह से नकार की रणनीति के साथ संपर्क करना आसान है। लेकिन यह ऐसी रणनीतियों की सत्यता को सिद्ध करने का तर्क नहीं है। किसी भी स्थिति में इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक कम्युनिस्ट पार्टी जो क्रांतिकारी वर्ग, सर्वहारा वर्ग की वास्तविक हरावल टुकड़ी, अग्रिम टुकड़ी बनना चाहती है, और जो इसके अलावा जनसमुदायों का नेतृत्व करना सीखना चाहती है, न केवल सर्वहारा बल्कि मेहनतकश और शोषित लोगों की गैर सर्वहारा जनता का भी, उसे यह जानना होगा कि प्रचार कैसे किया जाए, कैसे संगठित हुआ जाए और शहरी, कारखानेदार जनता और ग्रामीण जनता दोनों के लिए सबसे सरल और बोधगम्य, सबसे स्पष्ट और स्पष्ट तरीके से आंदोलन कैसे चलाया जाए। 2. जर्मनी में कम्युनिस्ट और स्वतंत्र।
इस पुस्तिका में मैंने ये राय व्यक्त की है कि कम्युनिस्टों और स्वतंत्रों के वामपंथी विंग के बीच एक समझौता साम्यवाद के लिए आवश्यक और उपयोगी है, लेकिन इसे लाना आसान नहीं होगा। बाद में मुझे जो समाचार पत्र मिले हैं, उन्होंने दोनों बिंदुओं पर इस राय की पुष्टि की है। जर्मनी की कम्युनिस्ट पार्टी डाई रोटे फाहने ज़ेंट्रालओर्गन डेर कम्युनिस्टिस्चेन पार्टी ड्यूचलेंस स्पार्टाकसबंद 26 मार्च 1920 की केंद्रीय समिति के मुखपत्र द रेड फ्लैग के नंबर 32 ने काप लुटविट सैन्य तख्तापलट और समाजवादी सरकार के बारे में इस केंद्रीय समिति का एक बयान प्रकाशित किया। ये बयान अपने मूल आधार और व्यावहारिक निष्कर्ष दोनों में बिल्कुल सही है। मूल आधार यह है कि वर्तमान में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के लिए कोई वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। निष्कर्ष यह है, एक समाजवादी सरकार के प्रति वफादार विपक्ष अर्थात बलपूर्वक उखाड़ फेंकने की तैयारियों का त्याग होने का वादा, यदि वह बुर्जुआ पूंजीवादी दलों को बाहर रखती है। मुख्य रूप से ये रणनीति निस्संदेह सही है। फिर भी भले ही सूत्रीकरण की छोटी मोटी अशुद्धियों पर ध्यान न दिया जाए, लेकिन इस तथ्य को चुपचाप अनदेखा करना असंभव है कि समाज गद्दारों से बनी सरकार को कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक बयान में समाजवादी नहीं कहा जाना चाहिए, कि बुर्जुआ पूंजीवादी पार्टियों के बहिष्कार की बात नहीं करनी चाहिए, जब शेडेमैन और कॉत्स्की और क्रिस्पियन दोनों की पार्टियां निम्न बुर्जुआ लोकतांत्रिक पार्टियां हैं। क्या ऐसी बातें कभी नहीं लिखी जानी चाहिए जो बयान के भाग 4 में निहित हैं, जिसमें लिखा है, ऐसी स्थिति जिसमें राजनीतिक स्वतंत्रता का बिना किसी प्रतिबंध के आनंद लिया जा सके और बुर्जुआ लोकतंत्र पूंजी की तानाशाही के रूप में काम न कर सके। सर्वहारा तानाशाही के विकास के दृष्टिकोण से सर्वहारा जनता को साम्यवाद के पक्ष में आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसी स्थिति असंभव है। पेटी बुर्जुआ नेता जर्मन हेंडरसन शीडेमैन और स्नोडेन क्रिस्पियंस बुर्जुआ लोकतंत्र की सीमाओं से आगे नहीं जाते और न ही जा सकते हैं, जो बदले में पूंजी की तानाशाही के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति जिस व्यावहारिक परिणाम के लिए सही ढंग से काम कर रही थी, उसे प्राप्त करने के लिए ऐसी बातें लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, जो सिद्धांत रूप में गलत और राजनीतिक रूप से हानिकारक हैं। ये कहना पर्याप्त होता, यदि कोई संसदीय सुविधाओं का पालन करना चाहता है, जब तक शहरी मजदूरों का बहुमत स्वतंत्रों का अनुसरण करता है, तब तक हम कम्युनिस्टों को उन मजदूरों को अपनी खुद की सरकार होने के अनुभव से गुजरकर अपने अंतिम परोपकारी लोकतांत्रिक यानी बुर्जुआ पूंजीवादी भ्रम से छुटकारा पाने से रोकने के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। ये समझौता करने के लिए पर्याप्त आधार है, जो वास्तव में आवश्यक है, और इसमें एक निश्चित अवधि के लिए शहरी श्रमिकों के बहुमत का विश्वास प्राप्त करने वाली सरकार को बलपूर्वक उखाड़ फेंकने के सभी प्रयासों का त्याग करना शामिल होना चाहिए। लेकिन रोजमर्रा के जन आंदोलन में, जिसमें कोई आधिकारिक संसदीय सुविधाओं से बंधा नहीं होता है, कोई निश्चित रूप से जोड़ सकता है शीडेमैन जैसे बदमाशों और कॉत्स्की और क्रिस्पियन जैसे मूर्खों को अपने कामों से यह प्रकट करने दे कि वे खुद कैसे मूर्ख बने हैं और कैसे वे श्रमिकों को मूर्ख बना रहे हैं। उनकी स्वच्छ सरकार स्वयं समाजवाद, सामाजिक लोकतंत्र और सामाजिक विश्वासघात के अन्य रूपों के ऑगियन अस्तबल को साफ करने का सबसे स्वच्छ काम करेगी। जर्मनी की स्वतंत्र सामाजिक जनवादी पार्टी के वर्तमान नेताओं, जिन नेताओं के बारे में ये गलत कहा गया है कि वे पहले ही सारा प्रभाव खो चुके हैं, जबकि हकीकत में वे सर्वहारा वर्ग के लिए हंगरी के सामाजिक जनवादियों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, जिन्होंने खुद को कम्युनिस्ट कहा और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही का समर्थन करने का वादा किया, कि असली प्रकृति एक बार फिर कोनिलोव विद्रोह के जर्मन समकक्ष यानी काप लुटविट्स तख्तापलट के दौरान सामने आए। एक छोटा लेकिन हड़ताली उदाहरण दो संक्षिप्त लेखों द्वारा प्रदान किया जाता है। एक काल काउत्स्की द्वारा निर्णायक घंटे एंस्टेडेंडे स्टुंडेन शीर्षक से 30 मार्च 1920 के फ्रीहाइट स्वतंत्रता स्वतंत्रों के मुखपत्र में, और दूसरा आर्थर क्रिस्पियन द्वारा राजनीतिक स्थिति पर शीर्षक से वे कायरतापूर्ण दकियानुसी लोकतंत्रवादी हैं, जो सोवियत सरकार और सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के समर्थक होने का दावा करके सर्वहारा वर्ग के लिए 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं, क्योंकि वास्तव में जब भी कोई मुश्किल और खतरनाक स्थिति पैदा होती है, तो वे विश्वासघात करने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि वे ईमानदारी से यह मानते हैं कि वे सर्वहारा वर्ग की मदद कर रहे हैं। क्या हंगरी के सामाजिक जनवादियों ने खुद को कम्युनिस्ट नाम देने के बाद सर्वहारा वर्ग की मदद नहीं करना चाहा था, जब अपनी कायरता और कायरता के कारण उन्होंने हंगरी में सोवियत सत्ता की स्थिति को निराशाजनक माना और एंटेंटे पूंजीपतियों और एंटेंटे जल्लादों के एजेंटों के आगे कायरतापूर्ण व्यवहार किया। 3. इटली में टुराटी एंड कंपनी। ऊपर उल्लिखित इतालवी समाचार पत्र इल सोवियत के अंक इस बात की पूरी तरह पुष्टि करते हैं जो मैंने पैम्फलेट में इतालवी समाजवादी पार्टी द्वारा ऐसे सदस्यों और यहां तक कि अपने रैंकों में सांसदों के ऐसे समूह को सहन करने की गलती के बारे में कहा है।
ब्रिटिश उदार पूंजीपति वर्ग के मुखपत्र मैनचेस्टर गार्डियन के रोम संवाददाता जैसे बाहरी पर्यवेक्षक द्वारा इसकी पुष्टि और भी अधिक की गई है, जिसका टुराटी के साथ साक्षात्कार 12 मार्च 1920 के अंत में प्रकाशित हुआ है। संवाददाता लिखते हैं, सिग्नोर तुराती का मत है कि क्रांतिकारी संकट ऐसा नहीं है कि इटली में अनावश्यक चिंता पैदा हो। मैक्सिमलिस्ट केवल जनता को जागृत और उत्साहित रखने के लिए सोवियत सिद्धांतों की आग को हवा दे रहे हैं। हालांकि ये सिद्धांत केवल पौराणिक धारणाएं, अपरिपक्व कार्यक्रम हैं जिन्हें व्यावहारिक उपयोग में नहीं लाया जा सकता। वे केवल मजदूर वर्ग को उम्मीद की स्थिति में बनाए रखने की संभावना रखते हैं। वही लोग जो सर्वहारा वर्ग की आंखों को चकाचौंध करने के लिए उन्हें लालच के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वे खुद को अक्सर तुच्छ आर्थिक लाभों के लिए रोजाना लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर पाते हैं ताकि उस क्षण को टाला जा सके जब मजदूर वर्ग अपने भ्रम और अपने पोषित मिथकों में विश्वास खो देगा। इसलिए सभी आकारों और सभी बहानों के साथ हड़तालों की एक लंबी श्रृंखला, मिल और रेलवे सेवाओं में सबसे हालिया हड़तालों तक, हड़तालें जो देश की पहले से ही कठिन परिस्थितियों को और भी बदतर बनाती हैं। देश अपनी एड्रियाटिक समस्या से जुड़ी कठिनाइयों के कारण परेशान है, विदेशी कर्ज और बढ़े हुए कागजी प्रचलन के बोझ तले दबा हुआ है, और फिर भी वह अभी भी काम के उस अनुशासन को अपनाने की आवश्यकता को समझने से बहुत दूर है जो अकेले ही व्यवस्था और समृद्धि को बहाल कर सकता है। ये बात दिन के उजाले की तरह साफ है कि इस ब्रिटिश संवाददाता ने सच उगल दिया है, जिसे शायद तुराती और इटली में उसके बुर्जुआ रक्षकों, सहयोगियों और प्रेरकों द्वारा छिपाया और पर्दा डाला जा रहा है। वह सच यह है कि तुराती, ट्रेव्स, मोदिग्लियानी, डुगोनी और कंपनी के विचार और राजनीतिक गतिविधियां वास्तव में और ठीक उसी तरह की हैं जैसा कि ब्रिटिश संवाददाता ने बताया है। ये सरासर सामाजिक विश्वासघात है। मजदूरों के बीच व्यवस्था और अनुशासन की इस वकालत को देखिए, जो पूंजीपतियों को समृद्ध करने के लिए मेहनत करने वाले उजरती गुलाम हैं। और हम रूसियों के लिए ये सभी मेंशेविक भाषण कितने परिचित हैं। ये कितनी मूल्यवान स्वीकारोक्ति है कि जनता सोवियत सरकार के पक्ष में है। हड़तालों की क्रांतिकारी भूमिका को न समझना कितना मूर्खतापूर्ण और भद्दा बुर्जुआपन है जो स्वतःस्फूर्त रूप से फैल रही है। वास्तव में ब्रिटिश बुर्जुआ उदारवादी समाचार पत्र के संवाददाता ने तुराती एंड कंपनी को नुकसान पहुंचाया है और इल सोवियत पर कॉमरेड बोडिगा और उनके मित्रों की मांग की सत्यता की बहुत अच्छी तरह पुष्टि की है, जो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यदि इतालवी समाजवादी पार्टी वास्तव में तीसरे इंटरनेशनल के पक्ष में रहना चाहती है तो उसे तुराती एंड कंपनी को अपने खेमे से बाहर निकाल देना चाहिए और नाम और कर्म दोनों में एक कम्युनिस्ट पार्टी बन जाना चाहिए। 4. सही आधार से गलत निष्कर्ष। बहरहाल कॉमरेड बोडिगा और उनके वामपंथी मित्र तुराती और कंपनी की सही आलोचना से यह गलत निष्कर्ष निकालते हैं कि संसद में कोई भी भागीदारी सिद्धांत रूप में हानिकारक है। इतालवी वामपंथी इस दृष्टिकोण के समर्थन में गंभीर तर्क की एक छाया भी पेश नहीं कर सकते। वे बुर्जुआ संसदों के वास्तव में क्रांतिकारी और साम्यवादी उपयोग के अंतर्राष्ट्रीय उदाहरणों को नहीं जानते या भूलने की कोशिश करते हैं, जो सर्वहारा क्रांति की तैयारी में निर्विवाद मूल्य का रहा है। वे उस उपयोग के किसी भी नए तरीके की कल्पना ही नहीं कर सकते और बार बार और अंतहीन रूप से पुराने गैर बोल्शेविक तरीके के बारे में चिल्लाते रहते हैं। यही उनकी बुनियादी गलती है। सभी क्षेत्रों में और सिर्फ संसदीय क्षेत्र में ही नहीं, साम्यवाद को सिद्धांत रूप में कुछ नया पेश करना होगा और लंबे और लगातार प्रयास के बिना वह पेश करने में असमर्थ होगा जो द्वितीय इंटरनेशनल की परंपराओं से एक क्रांतिकारी बदलाव का प्रतिनिधित्व करेगा, जबकि बाद में जो अच्छा था उसे बनाए रखना और विकसित करना। पत्रकारिता के काम को ही लें। अखबार, पर्चे और पत्रक प्रचार, आंदोलन और संगठन का अपरिहार्य काम करते हैं। किसी भी सभ्य देश में कोई भी जन आंदोलन पत्रकारिता तंत्र के बिना नहीं चल सकता। नेताओं के खिलाफ कोई भी चीख पुकार या नेताओं के प्रभाव से जनता को अदूषित रखने की गंभीर शपथ हमें इस काम के लिए बुर्जुआ बौद्धिक माहौल से लोगों को इस्तेमाल करने की जरूरत से नहीं बचाएगी या हमें बुर्जुआ लोकतांत्रिक निजी संपत्ति वाले माहौल और वातावरण से नहीं बचाएगी जिसमें पूंजीवाद के तहत ये काम किया जाता है। पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकने के 2.5 साल बाद भी, सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के बाद भी हमारे चारों ओर यह माहौल है। ये जन, किसान, कारीगर, बुर्जुआ लोकतांत्रिक निजी संपत्ति संबंधों का माहौल है। संसदीय कार्यकलाप एक प्रकार की गतिविधि है, पत्रकारिता दूसरा प्रकार है। दोनों की विषय वस्तु साम्यवादी हो सकती है और होनी भी चाहिए, यदि इन दोनों क्षेत्रों में लगे लोग सच्चे साम्यवादी हों, वास्तव में सर्वहारा जन पार्टी के सदस्य हों। फिर भी किसी भी क्षेत्र में और पूंजीवाद के तहत और पूंजीवाद से समाजवाद में संक्रमण की अवधि के दौरान गतिविधि के किसी भी अन्य क्षेत्र में उन कठिनाइयों से बचना संभव नहीं है जिन्हें सर्वहारा वर्ग को दूर करना होगा। उन विशेष समस्याओं से बचना होगा
जिन्हें सर्वहारा वर्ग को अपने उद्देश्यों के लिए बुर्जुआ वर्ग के लोगों की सेवाओं का उपयोग करने, बुर्जुआ बौद्धिक पूर्वाग्रहों और प्रभावों को मिटाने और निम्न बुर्जुआ वातावरण के प्रतिरोध को कमजोर करने और अंततः पूरी तरह से बदलने के लिए हल करना होगा। क्या हमने 1914 से 18 के युद्ध से पहले सभी देशों में चरमपंथी, वामपंथी, अराजकतावादियों, संघवादियों और अन्य लोगों के संसदीयवाद के खिलाफ उग्रवाद, बुर्जुआ अश्लील संसदीय समाजवादियों का उपहास, उनके कैरियरवाद की निंदा इत्यादि के असंख्य मामले नहीं देखे? और फिर भी वे पत्रकारिता और सिंडिकेट्स, ट्रेड यूनियनों में काम करके उसी तरह के बुर्जुआ करियर को आगे बढ़ा रहे थे। क्या फ्रांस तक सीमित रहने के लिए जोहॉक्स और मेरहाइम का उदाहरण इस संबंध में विशिष्ट नहीं है? संसद में भागीदारी को अस्वीकार करने वालों का बचकानापन यह है कि वे सोचते हैं कि मजदूर वर्ग के आंदोलन के भीतर बुर्जुआ लोकतांत्रिक प्रभावों का मुकाबला करने की कठिन समस्या को सरल, आसान, कथित क्रांतिकारी तरीके से हल करना संभव है, जबकि वे वास्तव में केवल अपनी छाया से भाग रहे हैं, केवल कठिनाइयों के प्रति अपनी आंखें बंद कर रहे हैं और उन्हें केवल शब्दों से टालने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बेशर्म कैरियरवाद, संसदीय सीटों का बुर्जुआ उपयोग, संसदीय गतिविधि का स्पष्ट रूप से सुधारवादी विकृति और अश्लील पेटी बुर्जुआ रूढ़िवाद सभी निर्विवाद रूप से आम और प्रचलित विशेषताएं हैं जो पूंजीवाद द्वारा हर जगह पैदा की जाती हैं, न केवल बाहर बल्कि मजदूर वर्ग के आंदोलन के भीतर भी। लेकिन वही पूंजीवाद और उसके द्वारा निर्मित बुर्जुआ वातावरण जो पूंजीपति वर्ग के उखाड़ फेंकने के बाद भी बहुत धीरे धीरे गायब हो जाता है, क्योंकि किसान वर्ग लगातार पूंजीपति वर्ग को पुनर्जीवित करता है, मूलतः वही बुर्जुआ कैरियरवाद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रवाद, निम्न बुर्जुआ अश्लीलता आदि को जन्म देता है, जो केवल रूप में नगण्य रूप से भिन्न होता है, वस्तुतः गतिविधि और जीवन के हर क्षेत्र में। मेरे प्यारे बहिष्कारवादियों और संसद विरोधियों, तुम सोचते हो कि तुम बेहद क्रांतिकारी हो, लेकिन वास्तव में तुम मजदूर वर्ग के आंदोलन के भीतर बुर्जुआ प्रभावों के खिलाफ संघर्ष की तुलनात्मक रूप से छोटी कठिनाइयों से भयभीत हो, जबकि तुम्हारी जीत यानी पूंजीपति वर्ग को उखाड़ फेंकना और सर्वहारा वर्ग द्वारा राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करना इन मुश्किलों को और भी बड़े पैमाने पर, अनंत रूप से बड़े पैमाने पर पैदा करेगा। बच्चों की तरह तुम आज अपने सामने आने वाली छोटी सी मुश्किल से भयभीत हो जाते हो, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि कल और परसों भी तुम्हें उन्हीं मुश्किलों को दूर करने के लिए सीखना होगा, और पूरी तरह से सीखना होगा, केवल बहुत बड़े पैमाने पर। सोवियत शासन के तहत आपकी और हमारी सर्वहारा पार्टी पर और भी बड़ी संख्या में बुर्जुआ बुद्धिजीवियों द्वारा आक्रमण किया जाएगा। वे सोवियतों, न्यायालयों और प्रशासन में घुसपैठ करेंगे, क्योंकि साम्यवाद का निर्माण पूंजीवाद द्वारा निर्मित मानवीय सामग्री की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता है, और बुर्जुआ बुद्धिजीवियों को निष्कासित और नष्ट नहीं किया जा सकता है, बल्कि उन्हें जीतना होगा, उन्हें फिर से ढालना होगा, आत्मसात करना होगा और फिर से शिक्षित करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे हमें सर्वहारा वर्ग की तानाशाही के आधार पर चलाए जाने वाले एक लंबे संघर्ष में स्वयं सर्वहारा वर्ग को फिर से शिक्षित करना होगा, जो अपने निम्न बुर्जुआ पूर्वाग्रहों को एक झटके में, चमत्कार से, वजन मैरी के कहने पर, किसी नारे, प्रस्ताव या आदेश के कहने पर नहीं छोड़ते, बल्कि केवल बड़े पैमाने पर निम्न बुर्जुआ प्रभावों के खिलाफ एक लंबे और कठिन जन संघर्ष के दौरान ही छोड़ते हैं। सोवियत शासन के अंतर्गत वही समस्याएं जिन्हें संसद विरोधी लोग अब इतने गर्व से, इतने अहंकार से, इतने हल्केपन से और इतने बचकाने ढंग से हाथ हिलाकर दरकिनार कर देते हैं, वही समस्याएं सोवियतों के भीतर, सोवियत प्रशासन के भीतर, सोवियत वकीलों के बीच फिर से उठ खड़ी हो रही हैं। रूस में हमने बुर्जुआ कानूनी बार को समाप्त कर दिया है, और सही ही समाप्त किया है, लेकिन ये सोवियत वकीलों की आड़ में फिर से पुनर्जीवित हो रही है। सोवियत इंजीनियरों, सोवियत स्कूल शिक्षकों और विशेषाधिकार प्राप्त यानी सोवियत कारखानों में सबसे अधिक कुशल और सबसे अच्छी स्थिति वाले श्रमिकों के बीच हम बुर्जुआ संसदवाद की सभी नकारात्मक विशेषताओं का निरंतर पुनरुत्थान देखते हैं, और हम इस बुराई पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, धीरे धीरे, केवल सर्वहारा संगठन और अनुशासन पर आधारित एक अथक, लंबे और लगातार संघर्ष से। बेशक पूंजीपति वर्ग के शासन में अपनी पार्टी यानी मजदूरों की पार्टी से बुर्जुआ आदतों को मिटाना बहुत कठिन है, पार्टी से उन परिचित संसदीय नेताओं को निकालना कठिन है जो बुर्जुआ पूर्वाग्रहों से बुरी तरह भ्रष्ट हो चुके हैं, पूंजीपति वर्ग के रैंकों से आने वाले अत्यंत आवश्यक, भले ही बहुत सीमित, लोगों को सर्वहारा अनुशासन के अधीन करना कठिन है। एक बुर्जुआ संसद में मजदूर वर्ग के पूरी तरह योग्य कम्युनिस्ट समूह का गठन करना कठिन है। ये सुनिश्चित करना कठिन है कि कम्युनिस्ट सांसद बुर्जुआ संसदीय मूर्खताओं में शामिल न हो, बल्कि जनता के बीच प्रचार, आंदोलन और संगठन के बहुत जरूरी काम में खुद को व्यस्त रखें। ये सब निश्चित रूप से कठिन है। रूस में ये कठिन था, और पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में यह और भी अधिक कठिन है।
जहां पूंजीपति वर्ग कहीं अधिक मजबूत है, जहां पूंजीपति लोकतांत्रिक परंपराएं अधिक मजबूत हैं, इत्यादि। फिर भी ये सभी कठिनाइयां उन्हीं समस्याओं की तुलना में बच्चों का खेल मात्र हैं, जिन्हें सर्वहारा वर्ग को किसी भी स्थिति में विजय प्राप्त करने के लिए सर्वहारा क्रांति के दौरान और सर्वहारा वर्ग द्वारा सत्ता पर कब्जा करने के बाद निश्चित रूप से हल करना होगा। सर्वहारा तानाशाही के तहत लाखों किसानों और छोटे मालिकों, लाखों दफ्तरों के कर्मचारियों, अधिकारियों और बुर्जुआ बुद्धिजीवियों को फिर से शिक्षित करने, उन सभी को सर्वहारा राज्य और सर्वहारा नेतृत्व के अधीन करने, उनकी बुर्जुआ आदतों और परंपराओं को मिटाने की इन सचमुच बड़ी समस्याओं की तुलना में बुर्जुआ वर्ग के शासन में और बुर्जुआ संसद में एक असली सर्वहारा पार्टी का एक सच्चा साम्यवादी समूह बनाना बचकाना रूप से आसान है। यदि हमारे वाम और संसद विरोधी साथी अब ऐसी छोटी सी कठिनाई पर भी विजय प्राप्त करना नहीं सीखते, तो हम सुरक्षित रूप से कह सकते हैं कि या तो वे सर्वहारा वर्ग की तानाशाही प्राप्त करने में असमर्थ सिद्ध होंगे और व्यापक पैमाने पर बुर्जुआ बुद्धिजीवियों और बुर्जुआ संस्थाओं को अपने अधीन करने और उनका पुनर्गठन करने में असमर्थ होंगे, या उन्हें जल्दबाजी में अपनी शिक्षा पूरी करनी होगी और उस जल्दबाजी से वे सर्वहारा वर्ग के उद्देश्य को बहुत हानि पहुंचाएंगे, सामान्य से अधिक गलतियां करेंगे, औसत से अधिक कमजोरी और अकुशलता प्रदर्शित करेंगे, इत्यादि। जब तक पूंजीपति वर्ग का तख्तापलट नहीं हो जाता और उसके बाद जब तक छोटे पैमाने की अर्थव्यवस्था और छोटे माल का उत्पादन पूरी तरह से गायब नहीं हो जाता, तब तक पूंजीपति वर्ग का माहौल, मालिकाना आदतें और निम्न बुर्जुआ परंपराएं मजदूर वर्ग के आंदोलन के बाहर और भीतर दोनों जगह सर्वहारा वर्ग के काम में बाधा डालती रहेंगी, न केवल गतिविधि के एक क्षेत्र में संसदीय, बल्कि अनिवार्य रूप से सामाजिक गतिविधि के हर क्षेत्र में, बिना किसी अपवाद के सभी सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में। गतिविधि के किसी एक क्षेत्र में अप्रिय समस्याओं या कठिनाइयों में से किसी एक को दरकिनार करने, खुद को उससे अलग करने का प्रयास एक गंभीर गलती है, जिसकी बाद में निश्चित रूप से कीमत चुकानी पड़ेगी। हमें सीखना चाहिए कि बिना किसी अपवाद के काम और गतिविधि के हर क्षेत्र में महारत कैसे हासिल की जाए, सभी कठिनाइयों को कैसे पार किया जाए और हर जगह सभी पूंजीपति आदतों, रीति रिवाजों और परंपराओं को कैसे मिटाया जाए। प्रश्न को प्रस्तुत करने का कोई और तरीका सिर्फ तुच्छता, मात्र बचकानापन है। 12 मई 1920.5। इस पुस्तक के रूसी संस्करण में मैंने अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी नीति के क्षेत्र में हॉलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के आचरण का कुछ हद तक गलत वर्णन किया है। इसलिए मैं इस अवसर का लाभ उठाते हुए इस प्रश्न पर हमारे डच साथियों का एक पत्र प्रकाशित कर रहा हूं और डच ट्रिब्यूनिस्ट शब्द को सही कर रहा हूं, जिसका मैंने रूसी पाठ में इस्तेमाल किया था और जिसके लिए मैं अब हॉलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्य शब्द प्रतिस्थापित कर रहा हूं। एन लेनिन, विग्नेकूप से पत्र, मॉस्को, 30 जून 1920। प्रिय कॉमरेड लेनिन, आपकी दयालुता के कारण कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की दूसरी कांग्रेस में डच प्रतिनिधिमंडल के हम सदस्य यूरोपीय भाषाओं में इसके प्रकाशन से पहले आपकी पुस्तक वामपंथी साम्यवाद एक शिशु विकार को पढ़ पाए। पुस्तक में कई स्थानों पर आपने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हॉलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा निभाई गई भूमिका के प्रति अपनी असहमति पर जोर दिया है। फिर भी हमें लगता है कि हमें आपके द्वारा उनके कार्यों की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी पर डालने के खिलाफ विरोध करना चाहिए। ये बहुत गलत है। इसके अलावा यह अन्यायपूर्ण है क्योंकि हॉलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी के ये सदस्य पार्टी की वर्तमान गतिविधियों में बहुत कम या बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेते हैं और सीधे या परोक्ष रूप से हॉलैंड की कम्युनिस्ट पार्टी में विपक्षी नारों को प्रभावी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पार्टी और उसके सभी अंगों ने सबसे जोरदार संघर्ष किया है और आज भी कर रहे हैं। भाईचारे से आपका, डीजे विग्नेकूप, डच प्रतिनिधिमंडल की ओर से।